12 अप्रैल 2025 को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा करते हैं। बनारस से ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अक्सर वहाँ पर जाते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र का ख्याल करते हैं। और जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर बने हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है और तरक्कियाँ हुई हैं, जिसको लेकर लोगों में भी बहुत सा है नरेंद्र मोदी के प्रति खुश देखा जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए काफ़ी सारे अधिकारी थे, काफ़ी सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधायक थे, वो सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री वहाँ पर उतरते हैं, उतरने के बाद वहाँ पर जो खड़े हुए थे 3 व्यक्ति, वो उन्हीं के पास जाते हैं और तीनों व्यक्ति थे 2 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी से बात करने लगते हैं। उनका नाम, आईपीएस अधिकारी का नाम होता है मोहित अग्रवाल, जो कि बनारस के कमिश्नर हैं। और जब बात करने लगते हैं तो काफ़ी देर तक भारत के प्रधानमंत्री उन आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल से बात करते हैं, जिसको लेकर सभी में खलबली मच जाती है। पूरे पुलिस प्रशासन में खलबली मच जाती है। बस यही दिख रहा था, यही सोच रहे थे कि अब कैसे न कैसे ये जो मामला है ये कैसे ठंडा होगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आती होगी। ये कहानी है बनारस की। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में इस कहानी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। कहानी शुरू होती है 29 मार्च से। 29 मार्च 2025 की दिन आता है। एक लड़की अपने माँ बाप से कहकर जाती है कि माँ, मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है, तो मैं बाजार जा रही हूँ। ग्रेजुएशन वो लड़की कर रही थी। वो घर से निकलती है बुक्स का नाम लेकर, बुक्स खरीदने के लिए जाकर बुक्स खरीदने लगती है। वहाँ पर उसी के स्कूल का एक लड़का उससे मिलता है। वो कहता है कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी कैफेटेरिया में चलते हैं, कैफ़े में चलते हैं और कॉफ़ी पियेंगे। अब लड़की जानती थी, लड़के के साथ चली जाती है। कैफ़े में जाकर दोनों कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद जब लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। और जिस लड़के के साथ वो यहाँ पर आई थी वो तो लड़का यहाँ पर है नहीं, लेकिन और जो 4-5 लड़के हैं वो उसके कमरे में हैं और न जाने उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। लड़की को बराबर यहाँ पर नशीला पदार्थ दिया जा रहा था और नशीले पदार्थ के कारण उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ हो रहा है तो हो क्या रहा है। अलग अलग तरीके से बलात्कार करते, नशीला पदार्थ देते, तुरंत उसके बाद बलात्कार करते। अब यहाँ से बलात्कार हो जाता है। 29 तारीख की जो है तारीख वो खत्म हो जाती है। 30 तारीख आ जाती है। 30 तारीख को फिर ऐसे ही लड़की को नशीला पदार्थ दिया जाता है और एक दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर एक होटल होता है। होटल के अंदर फिर से उसके साथ वहाँ पर बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद 30 तारीख चली जाती है। 30 तारीख के बाद 1 तारीख आ जाती है। 1 तारीख में भी वो बलात्कार करके उसे एक दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसे कुछ लड़के और मिलते हैं और वो भी उसके साथ ऐसे ही बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं। यानी जो लड़की थी उसके साथ उसको नशीला पदार्थ देकर उसे नशे की हालत में उसके साथ लगभग 23 लड़के 6 दिन तक बलात्कार करते हैं अलग अलग जगह पर। लड़की को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि लड़की नशे की हालत में थी। अब घर वाले 29 तारीख को शाम हो जाती है। घर वालों को चिंता होती है। घर वाले ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन लड़की का कहीं भी अता पता नहीं हो चलता। 29 तारीख की रात आ जाती है। रात को भी लड़की का कुछ नहीं पता चलता। जब ढूंढ रहे थे, हाथ थक कर वो नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पर एक कंप्लेंट लिखवा देते हैं। पुलिस वालों से जाकर कहते हैं, साहब मेरी बेटी है और दोपहर की निकली हुई है,
किताब लेने गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई है। पुलिस वाले इस पर कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपकी लड़की को हम ढूंढेंगे और आप घर जाइए। वो घर आ जाते हैं। फिर से अगली सुबह हो जाती है 30 तारीख की। सुबह भी ढूंढेर मस्ती है। रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी उस लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं होता। फिर से एक बार वो थाने में जाते हैं कि साहब अब तो अगला दिन हो गया है और लड़की अभी तक नहीं आई है, जवान लड़की है, बुक्स खरीदने गई थी, कोई अनहोनी घटना ना घट जाए उसके साथ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, आश्वासन देकर फिर से उन्हें वहां से टाल देते हैं। अब जब लड़की को गुम हुए 24 घंटे हो गए, जब भी पुलिस वालों ने अपनी ईमानदारी से यहाँ पर काम नहीं किया, पुलिस वाले चाहते तो उसकी वहां पर छानबीन कर सकते थे। इसी तरीके से लगभग 6 दिन हो जाते हैं। पुलिस टालती रहती है, माँ बाप ढूंढते रहते हैं, माँ बाप हाथ जोड़ते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो सवाल था वो बेटी का था। माँ बाप को भी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई। पुलिस जो माँ बाप हैं वो जाकर नंबर लिखवा देते हैं, एड्रेस लिखवा देते हैं थाने में। पुलिस वाले कहते हैं कि जैसे ही आपकी बेटी का कुछ पता चलेगा तो हम आपको संपर्क कर देंगे। 6 तारीख का 4 तारीख की 5 तारीख की सुबह आ जाती है। 5 अप्रैल की जब सुबह आ जाती है तो 5 तारीख को माँ बाप के पास एक फोन आता है कि आप थाने आ जाइए और आपकी बेटी यहाँ पर मिल गई है। दौड़े दौड़े माँ बाप थाने में जाते हैं। थाने में जाकर देखते हैं कि बेटी एक जगह पर बैठी हुई है, उसके पास एक लेडीज कांस्टेबल भी बैठी हुई है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उन्होंने लड़की को देखा तो लड़की अपने होश में नहीं थी, वो कुछ नशे की हालत में थी। अब पुलिस वालों से पूछताछ होती है कि साहब ये कैसे, इसकी तो हालत जो है वो बहुत मुझे नाजुक लग रही है। अब पुलिस वाले इस पर कहते हैं कि आपकी बेटी मिल गई है और ये हमको सड़क पर एक पड़ी हुई मिली थी और आपकी बेटी सुरक्षित है, कहीं नहीं गई है और ना ही उसे कुछ हुआ है। आप इसे घर ले जा सकते हैं, घर ले जाइए। माँ बाप भी सोचते हैं कि बेटी तो मिली गई है, अब बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। माँ बाप बेटी को लेकर घर आते हैं। घर पर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और भी वहां पर जो मोहल्ले के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि 6 दिन बाद ये लड़की अपने घर लौटी थी। अब जैसे ही धीरे धीरे लड़की वहां पर अपने होश में आती है तो वो लड़कों को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। माहौल एक अजीब सा हो जाता है। अब लड़कों में चाहे उसके पिता हो या भाई हो या चाचा हो या ताऊ हो या पड़ोस का कोई भी लड़का हो या पुरुष हो, उन्हें देखकर वो एकदम चिल्लाने लगती थी और कांपने लगती थी। माँ बोलती है, माँ को कुछ अजीब सा लगता है तो माँ कहती है कि अब इसके पास कोई भी मर्द नहीं आएगा, केवल आएंगी तो महिलाएं आएंगी। अब उसके पास कोई भी मर्द नहीं आता, सब मर्द वहां से हट जाते हैं। माँ अपनी बेटी को पुचकारती है, गले से लगाती है, तब पूछती है कि बेटी आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ है तो क्या हुआ है, मुझे बताओ। जब बेटी अपने जो माँ को बताती है वो अपने आप में झंझोर कर रख देने वाला है। चिंता का विषय ये है कि जब बेटी बताती है कि मैं बुक्स खरीदने के लिए गई थी और मुझे मेरे ही कॉलेज का एक लड़का कैफे में ले गया, जहां पर मेरे साथ लगातार वहां पर बलात्कार किया गया। जब भी मुझे होश आता मुझे ये लगता कि मेरे साथ कोई गंदा काम हो रहा है, मेरे साथ कोई घिनौना काम हो रहा है। लगातार 6 दिन तक अलग अलग जगहों पर मेरे साथ लगभग 23 लड़कों ने यहाँ पर ऐसी घटना को अंजाम दिया था। अब जब माँ अपने पति से बताती है लड़की के पिता से, तो पिता भी हैरान रह जाते हैं और वो तुरंत ही थाने में जाते हैं कि साहब लड़की तो मेरी आपने मुझे दे दी, लेकिन लड़की के साथ जो हुआ उस पर मुझे FIR यहाँ पर करनी है। लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अब पुलिस वाले भी एक FIR लिख लेते हैं। अब पुलिस वालों की एक गलती देखिए, जब पुलिस वालों को ये लड़की सड़क पर पड़ी हुई मिली, उन्होंने बताया तो पुलिस वालों ने लड़की की मेडिकल नहीं कराया, जबकि ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कोई भी 6 दिन से लड़की गायब है और सड़क में ऐसी नशे की हालत में मिली हुई है तो सबसे पहला काम डॉक्टरी का होता है, नहीं कराया। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। पुलिस कुछ लड़कों को वहां पर दबोचती है, जिसमें लगभग 12 नाम दर्ज होते हैं और 11 जो जिनके नाम नहीं होते हैं उनको भी
वहां पर पकड़ा जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, लड़कों को अरेस्ट किया जा रहा था। उनमें से एक लड़का जो सेक्स रैकेट का यहाँ पर धंधा चलाता था, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ होती है, उसका पता निकाला जाता है, तो पता लगता है कि ये जो कैफे में इस तरीके का पॉर्न फिल्म का या सेक्स रैकेट का काम होता है, ये जो कैफे है ये इसी लड़के का है। पहले ये एक चाउमीन का ठेला चलाता था और धीरे धीरे करके इसने इस कैफे को खोला है, जिसमें ये सेक्स रैकेट चलाता है और पॉर्न फिल्म बनाने कर अलग अलग साइड बेचता है, अलग अलग लोगों को बेचता है। इस तरीके से पूरे अपराधियों को यहाँ पर पकड़ा जाता है। लेकिन पुलिस यहाँ भी एक गलती कर देती है। अगर पुलिस चाहती तो इन लड़कों को जिनको पकड़ा था, इनको और जो लड़की का है, इनका डीएनए टेस्ट करके ये पता लगा सकती थी क्या ये जो घटना है ये सही है, इन्हीं लड़कों का काम है। लेकिन पुलिस ने ये काम भी बिल्कुल नहीं किया। अब 12 मार्च का समय आ जाता है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री को बनारस अपने दौरे पर जाना था, जहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसदीय क्षेत्र है उनका, और वहां पर अधिकतर प्रधानमंत्री जाते रहते हैं। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म पर वो उतरते हैं तो उनके स्वागत में एक आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारी, पूरा पुलिस प्रशासन, नेता, विधायक, कार्यकर्ता सभी वहां पर मौजूद थे। लेकिन प्रधानमंत्री सबसे पहले उस आईपीएस ऑफिसर के पास जाते हैं, जिसका नाम था मोहित अग्रवाल, जो बनारस के कमिश्नर थे। उनसे जाकर काफी देर बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि जिस लड़की के साथ इस तरीके की घटना हुई है उसका क्या हाल है और आरोपी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। तो मोहित अग्रवाल कहते हैं, सर सब कुछ नॉर्मल है और आरोपियों को पकड़ लिया है और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गंभीरता से इस बात को लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जुर्म के खिलाफ कितने सख्त हैं, और किसी भी ऐसी लड़की हो या महिला हो, कोई भी हो, उसके प्रति वो अपनी कितनी संवेदना रखते हैं और कितना सख्ताई से वो काम लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस अधिकारी को बहुत सख्ती से लिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझे ऐसी घटना सुनने में नहीं आनी चाहिए। अगर दोषी पकड़े गए हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और भविष्य में भी ऐसी घटना मेरे सुनने में तो आनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आईपीएस अधिकारी को बहुत ज्यादा फटकार लगाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आपका ये क्षेत्र है, आप यहाँ के कमिश्नर हैं और आपके होते हुए ऐसी घटनाओं को, एक लड़की के साथ यहाँ पर 6 दिन तक रेप किया जाता है, 144 घंटे तक रेप किया जाता है, और आप कहाँ आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पुलिस सो रही है। काफी सारी बातें होती हैं जिसमें जो कार्यकर्ता थे या और भी अधिकारी थे वो भी एक चौकन्ना हो जाते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस तरीके के माहौल में आए हैं, जो कि काफी देर तक एक आईपीएस अधिकारी से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं, पूरा पुलिस महकमा एकदम अफरा तफरी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और पूरा पुलिस महकमा उस लड़की को इंसाफ दिलाने पर लग जाता है। आगे इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको कोर्ट में पेश करके उचित कार्रवाई करके जो सजा है, कोर्ट न्यायपालिका है हमारी, वो सजा सुनाएगी। लेकिन यदि इसमें कोई और भी बड़ा गिरोह शामिल है, उसकी भी छानबीन पुलिस यहाँ पर कर रही है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहित अग्रवाल जी से, जो कि यहाँ के बनारस के पुलिस कमिश्नर है, आईपीएस अधिकारी हैं, कि ऐसे अपराधियों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर कब तक छोड़ेंगे, कब तक ऐसे ही लड़कियां बलात्कार का शिकार होती रहेंगी। और जरूरत है हमें एक नया भारत बनाने की, जहां पर बेटियां खुलकर सर उठाकर चल सकें। तो आप जैसे ऑफिसर्स पर हम लोगों को फक्र है और हम आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन यदि आप ही इस तरीके का कार्रवाई से डरेंगे, कार्रवाई इंसाफ दिलाने के से पीछे हटेंगे गरीब आदमी लोगों को, तो गरीब लोगों का तो आप लोगों से विश्वास भी उड़ता चला जाएगा। आज भी आपके ऊपर हम लोगों को, सभी भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं उनको विश्वास है मोहित अग्रवाल पर और प्रधानमंत्री पर।
तो मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन करके जो सही इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल निष्पक्ष, यदि आरोपी इसमें गुनहगार हैं तो उनको सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में भी किसी महिला के या किसी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम ना हो। तो उम्मीद करता हूं आईपीएस अधिकारी और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, वो मेरी बात यदि सुन रहे हों तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए कि गुनहगार कोई भी गुनाह करने से पहले 100 बार कांपे, आपके नाम से कांपे, आपके काम से कांपे। एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर हमारे देश को चाहिए जो कि जिसके आगे हम सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएं और हमें ये विश्वास हो कि हाँ, हम आज इस आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या पुलिस कर्मचारी के पास जा रहे हैं, शायद ये हमारी बात सुन लेगा। ऐसा विश्वास हम लोगों को दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शायद शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।